हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, कुछ नई बुक्स पढ़ रहे होंगे और अपने नॉलेज को और बढ़ा रहे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं इस समय बुक पढ़ रही हूँ वैदिक युग का घालमेल, जिसके लेखक हैं राजीव पटेल जी। अभी तक मैंने आपको भारत की धरती से प्राप्त होने वाले साक्ष्यों के बारे में कुछ जानकारियाँ दी हैं, पर उन्हें हम इस वीडियो में और डिटेल से समझेंगे। दोस्तों, मेरे वीडियोस को प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर करिए और मुझे सपोर्ट करिए ताकि मैं अपने कंटेंट पे और मेहनत कर सकूं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस वीडियो को। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विभिन्न काल में प्राप्त अवशेषों और साक्ष्यों के बारे में। तो दोस्तों, जो भी हमें उत्खनन से साक्ष्यों की प्राप्ति हुई है, उन्हें अगर देखा जाए तो इससे हम ईसा पूर्व भारत काल को एक पठनीय और दूसरा अपठनीय खंड में बांट सकते हैं। मतलब एक काल जिसे पढ़ा जा सका है और दूसरा काल जिसे अभी तक पढ़ा नहीं गया है। तो ईसा पूर्व मानव उत्पत्ति से लेकर ईस्वी सन 950 तक का साक्ष्य आज कमोबेश काफ़ी उपलब्ध है। इसे प्राचीन भारत काल का भी कहा जाता है, लेकिन इसमें भी ईसा पूर्व 2500 ईस्वी से लेकर ईसा पूर्व 1500 ईस्वी तक का जो साक्ष्य मिला है वो आज बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी काल को सिंधु घाटी की सभ्यता कहते हैं। अगर हम इसे 4 भागों में बांट दें A, B, C, D करके, तो इसे समझना काफ़ी आसान हो जाएगा। तो इसमें जो पहला खंड है उसे मानव उत्पत्ति से लेकर ईसा पूर्व 2500 वर्ष तक का रखा गया है। इसके बाद दूसरा खंड ईसा पूर्व 2500 वर्ष से लेकर ईसा पूर्व 2000 से 1500 वर्ष तक का रखा गया, और तीसरा खंड ईसा पूर्व 2000 वर्ष से लेकर 600 वर्ष तक का रखा गया, और आखिरी चौथा भाग ईसा पूर्व 600 वर्ष से लेकर सन 1950 ईस्वी तक का भाग रहा। और इसके बाद के भी भाग की बात करें तो 950 ईस्वी के बाद से मुगल काल तक के भाग को भाग ई में रखा गया है। अब सबसे पहले भाग पे चलते हैं, भाग ए, मानव उत्पत्ति से लेकर ईसा पूर्व 2500 साल तक। इस काल के आरंभिक समय को पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल और बाद के समय को पूर्व हड़प्पा की सभ्यता भी कहते हैं, जिसमें मेहरगढ़, अमीर, किली गुल मोहम्मद, धोलावीरा और बागोर आदि पुरातात्विक दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण जगह हैं। यहाँ खुदाई में काफ़ी अवशेष जैसे मिट्टी के बर्तन, पत्थर और तांबे के औजार, टोकरी और अन्य सामान भी मिले हैं। हड़प्पा से पूर्व इन्हीं जगहों से कच्चे पक्के ईंट के मकान भी मिले हैं, जिसे प्रागैतिहासिक काल की संस्कृति भी कहते हैं। पूरा पाषाण काल अर्थात पाषाण युग के पूर्व का काल, प्रागैतिहासिक युग, यह वह समय है जब मानव ने पत्थर के औजार का उपयोग सबसे पहले आरंभ किया था। यह होमो सेपियन यानी आधुनिक मानव के उदय और उनके प्रारंभिक विकास का काल था। इस दौरान मानव इतिहास का विकास हुआ। इस काल के बाद यह होमो सेपियन आधुनिक मानव, यह होमो सेपियन यानी आधुनिक मानव के उदय और उनके आरंभिक विकास का काल था। इस दौरान मानव इतिहास का विकास हुआ। इस काल के बाद से मध्य पाषाण युग का प्रारंभ होता है। भारत में पूरा पाषाण काल के अवशेष तमिलनाडु के कुर्नूल, कर्नाटक के हुसंगी, ओडिशा के कुलियाना, राजस्थान के डिडवाना के श्रृंगी तालाब के निकट और मध्य प्रदेश के भीमबेटका और छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले के सिंघनपुर में भी मिलते हैं। इन अवशेषों की संख्या
मध्य पाषाण काल के प्राप्त अवशेषों से बहुत कम है। इस काल को जलवायु परिवर्तन तथा उस समय के पत्थर के हथियारों तथा औजारों के प्रकारों के आधार पर निम्न को 3 भागों में बांटा गया है। पहला, निम्न पुरापाषाण काल। निम्न पाषाण काल, इस समय मनुष्य पत्थरों से निर्मित औजारों का प्रयोग करते थे, जैसे हस्त कुठार, खंडक, विदारणी। अधिकांश पुरापाषाण युग हिम युग से गुजरा है। निम्न पुरापाषाण स्थल भारतीय महाद्वीप के लगभग सभी क्षेत्रों में प्राप्त होते हैं, जिनमें असम की घाटी, सिंधु घाटी, बेलन घाटी और नर्मदा घाटी प्रमुख हैं। अब मध्य पुरापाषाण काल में मुख्य औजारों के रूप में पत्थर की पपड़ियों से बने विभिन्न प्रकार के फलक, वेदनी, छेदनी और खुरुचनी मिले हैं, जिनमें से पुरातत्व विभाग को वेदनियाँ और फलक जैसे हथियार भारी मात्रा में मिले हैं। तीसरा, उच्च पुरापाषाण काल, जिसमें आर्द्रता यानी नमी की कमी हो गई थी तथा हिमयुग की अंतिम अवस्था थी। इस काल के औजार अधिक तेज और चमकीले थे। ये औजार हमें आंध्र, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, दक्षिणी उत्तर प्रदेश और बिहार के पठार में मिले हैं। इन्हें हम पुरापाषाण काल की मिली कुछ तस्वीरों में देख सकते हैं। दोस्तों, कुछ विद्वान इस काल को 40,000 वर्ष ईसा पूर्व से लेकर के 10,000 ईसा पूर्व तक का मानते हैं। नवपाषाण काल मानव प्रौद्योगिकी के विकास की एक अवधि थी, जिसकी शुरुआत मध्य पूर्व में 8 से 10,000 वर्ष ईसा पूर्व के आसपास हुई थी, जिसे पारंपरिक रूप से पाषाण युग का अंतिम हिस्सा माना जाता था। अब दोस्तों जानते हैं वैदिक युग के अनुयायी क्या मानते थे। तो वैदिक युग के अनुयायियों का मानना है होमो सेपियन से मानव का निर्माण नहीं हुआ। मानव का निर्माण तो वस्तुतः किसी ईश्वरीय शक्ति, परमात्मा या ब्रह्मा के द्वारा हुआ है, जो विकसित स्वरूप और सभ्यता संस्कृति के साथ धरती पर अवतरित किया गया था, जिसके बारे में भिन्न भिन्न वैदिक ग्रंथों के अंदर बहुत ही रोचक कहानियां भी उद्धृत हैं, जो आज भारतीय समाज में काफ़ी प्रचलित हैं। लेकिन इन रोचक सभ्यता संस्कृति के वर्णन अनुसार उस कोई काल का कोई भी साक्ष्य अभी तक नहीं मिला है। इस रोचक कहानी को जैसे ही विश्व के कई अन्य मान्यतावादी संप्रदाय हैं, जिनके ग्रंथों में भी मानव का उद्भव उन सबों के अपने अपने स्थापित ईश्वरीय शक्तियों के द्वारा हुआ है, तब तो इन सभी संप्रदायों को मिलाकर तय कर लेना चाहिए कि आखिर मानव का निर्माण किसके ईश्वर ने कब और कहाँ किया है। मेहरगढ़ की सभ्यता संस्कृति मान्यता आधारित लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये स्थल वर्तमान पाकिस्तान के पश्चिम में सिंधु बलूचिस्तान सीमा पर बोलन नदी के किनारे कच्ची मैदान पर स्थित है। बोलन नदी के किनारे कच्ची मैदान पर स्थित है, जहाँ नवपाषाण युग, जो कि 8000 ईसा पूर्व से लेकर 3500 ईसा पूर्व तक रही, इसके बहुत से अवशेष मिलते हैं। यह स्थान विश्व के उन स्थानों में से एक है जहां प्राचीनतम कृषि एवं पशुपालन से संबंधित साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इन अवशेषों से पता चलता है कि यहाँ के लोग गेहूँ एवं जौ की खेती करते थे तथा भेड़, बकरी एवं अन्य जानवर भी पालते थे। भारतीय इतिहास में इन स्थलों का महत्व अनेक कारणों से है। यह स्थल इसके अतिरिक्त इन स्थलों से सिंधु सभ्यता के विकास और उत्पत्ति पर प्रकाश पड़ता है। ये स्थल हड़प्पा सभ्यता से पूर्व का ऐसा स्थल है जहाँ से हड़प्पा जैसे ईंट के बने घर मिले हैं। मेहरगढ़ से प्राप्त होने वाले अन्य वस्तुओं में बुनाई की टोकरियाँ, औजार, मनके,
जैसी चीज़ें बड़ी मात्रा में मिली हैं। इनमें से अनेक मन के अन्य सभ्यताओं के भी लगते हैं, जो या तो व्यापार या प्रसार के दौरान लाए गए होंगे। बाद के स्तरों से मिट्टी के बर्तन, तांबे के औजार, हथियार और समाधियाँ भी मिली हैं। इससे पता चलता है कि मेहरगढ़ वासी ईसा से लगभग 6 से 7 हजार वर्ष पूर्व में हड़प्पा जैसी पक्की ईंटों के मकान एवं बर्तन भी बनाते थे। यदि इसकी समुचित खुदाई की जाए तो यह जगह इस क्षेत्र में मानव सभ्यता के विकास पर नए तथ्य उद्घाटित कर सकता है। अभी तक की इस खुदाई में यहाँ से नवपाषाण काल से लेकर कांस्य युग तक के प्रमाण मिलते हैं, जो कुल 8 पुरातात्विक स्तरों में बिखरे हुए हैं। यह 8 स्तर हमें लगभग 5000 वर्ष के इतिहास की जानकारी देते हैं। इनमें सबसे पुराना स्तर, जो सबसे नीचे है, नवपाषाण काल का है और आज से लगभग 9000 वर्ष पूर्व का है। यहीं सबसे नया स्तर कांस्य युग का है और यह तकरीबन 4000 वर्ष पूर्व का है। वर्तमान में भारत भूभाग के अंदर कई जगहों से विकसित नगर का उद्भेदन होने के साथ साथ उनका साक्ष्य भी आज संग्रहित करने का कार्य हुआ है। इस साक्ष्य युक्त सभ्यता का उद्भेदन किसी वैदिक शास्त्रों की जानकारी से नहीं, बल्कि प्रथम उद्भेदन 1826 ईस्वी में अंग्रेज अधिकारी चार्ल्स मैसन को किसी कार्य करने के दौरान हुआ था। पुनः 1856 ईस्वी में विस्तृत जानकारी मिली, परंतु खुदाई 1921 में शुरू हुई। इस साक्ष्य का प्रथम उत्खनन क्षेत्र सिंधु नदी के किनारे मिलने की वजह से इस सभ्यता को सिंधु घाटी की सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। ऐसे सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्र बहुत ही व्यापक था। सिंधु घाटी सभ्यता के अधीन अभी तक लगभग 1500 केंद्रों की पहचान करते हुए उत्खनन का कार्य हुआ है, जिसमें 1000 से ऊपर तक के केंद्र बिंदु वर्तमान भारत के क्षेत्रों में आते हैं। इस सभ्यता का पूरा क्षेत्रफल संसार में अभी तक के मिले सभी सभ्यताओं से बड़ा है। इसका क्षेत्र पुराने पंजाब से लेकर बलूचिस्तान तक का है। फिर आज के पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और उत्तर प्रदेश तक फैला हुआ था, जिसमें जम्मू कश्मीर का मांडा और पंजाब में रोपड़, बाड़ा, संघोल और हरियाणा का राखीगढ़ी, भीरदाना, बनावली, कुड़ाल, मिताथल और राजस्थान का कालीबंगा, तरखनवाला और गुजरात का लोथल, सुरकोतदा, रंगपुर, रोजदी, मालवाड़, देसलपुर, धोलावीरा, प्रभास पाटन, भगत राव के साथ साथ उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर, बड़ा गांव, अम्बखेड़ी, हुलास से काफ़ी विकसित और नगरीय सभ्यता का साक्ष्य मिलता है। इन नगरीय साक्ष्यों में व्यवस्थित ढंग से साधारण मकानों का निर्माण देखने को मिलता है, लेकिन अधिकांश मकानों की बनावट कच्चे पक्के ईंटों की मिलती है। गलियों का निर्माण भी पक्की ईंटों का मिलता है, यानी शहर का निर्माण बिल्कुल ही कुशल कारीगर द्वारा योजनाबद्ध तरीके से किया गया होगा, जो काफी उन्नत सभ्यता संस्कृति की ओर इशारा करते हैं। उस सभ्यता की अपनी लिपि थी, जिसके काफी साक्ष्य भी मिले हैं, लेकिन उस लिखावट को व्यवस्थित रूप से पूर्ण रूपेण पढ़ने के सभी प्रयास अभी तक फेल ही रहे हैं। इसलिए सिंधु सभ्यता इतिहास में आती है। फिर भी आज के छद्म मंत्रों वाले अनुयायी अपनी उपस्थिति को वैदिक काल में भी पूर्व द्वापर युग और त्रेता युग से जोड़ते नहीं थकते। उस सभ्यता में बने सभी स्नानागार के बगल में एक स्थान मिला है, जिसकी बनावट का साक्ष्य
आज के स्तूपों से मिलता है। इस चित्र में आप देख सकते हैं कि ये एक मिट्टी की सील है जिस पर एक साधनारत पुरुष की तस्वीर बनी है। साधना भारत की पुरानी परंपरा है, ये सही बात है, लेकिन किसी निराकार साधनारत व्यक्ति की तस्वीर को आज के लोग, आज के जटाधारी, सर्पधारी, त्रिशूलधारी, डमरूधारी, बाघ छालधारी, चंद्रधारी शिव से तुलना करना कहाँ तक बुद्धिमानी है। भाई, साधना तो निराकार। पूर्व काल में भी सभी सम्यक बोधि प्राप्त लोग विपश्यना में लीन होकर साधनारत होते थे। इस साधनारत पुरुष को आज के प्राप्त शिव जी के चित्र से कैसे और किस आधार पर आज के लेखक इस साधनारत पुरुष को शिव जी के चित्रों से कैसे और किस आधार पर आज के लेखक जोड़ते हुए तारतम्य में बैठाने की कोशिश में लगे रहते हैं। आज के शिव जी के माथे पर जटाएं पाई जाती हैं, लेकिन इस साधनारत पुरुष के माथे पर कोई जटा नहीं है। आज के शिव जी के ललाट पर चंद्रमा पाया जाता है, लेकिन साधनारत व्यक्ति का ललाट बिल्कुल साफ है। आज के शिव जी के हाथ में डमरू हमेशा रहता है, लेकिन इस साधनारत पुरुष के हाथ में कोई वाद्य यंत्र नहीं है। आज के शिव जी के ललाट पर तीसरा नेत्र होता है, जिसकी वजह से इन्हें त्रिलोकी नाथ भी कहते हैं। लेकिन साधनारत पुरुष एक साधारण मानव के समान है। हाँ, साधनारत मूर्ति के ललाट पर एक गोल बिंदी बनी हुई है और वैसी ही बिंदी सभी सम्यक बुद्ध के ललाट पर भी बनी रहती है। आज के शिव जी के हाथ में या पास में एक हथियार के रूप में त्रिशूल जरूर रहता है, लेकिन ये साधनारत पुरुष बिल्कुल ही हथियार विहीन है और साधना में लीन है। आज के शिव जी हमेशा अपने कमर पे बाघ का छाल धारण करे हुए रहते हैं, लेकिन ये साधनारत पुरुष साधारण लिबास में दिख रहा है। आज के शिव जी के पास केवल एक नंदी बैल मात्र होता है, लेकिन इस साधनारत पुरुष के इर्द गिर्द भी भिन्न भिन्न प्रकार के जानवरों को दिखाया गया है। आज के शिव जी के गले में सर्प की माला है, लेकिन ये साधनारत पुरुष सर्प विहीन है। आज के शिव जी के कई चित्रों में 4, 6, 8 हाथ के साथ दिखाया जाता है, लेकिन ये साधनारत पुरुष सामान्य मनुष्य के शरीर बनावट वाली मुद्रा में है। सील पर प्राप्त चित्रों को गौर से देखें। इसे उस काल में भी साधनारत पुरुष का प्रकृति प्रेम स्पष्ट रूप से दिखता है। प्राप्त चित्रों में जानवरों के सींग को अपने शोभा हेतु सर पर धारण किए हुए है। द्वितीय तस्वीर में उसके आसपास जमाने के शेर, हाथी, गैंडे, बैल, भैंस, खरगोश, हिरन साथ साथ खेलते हुए या निर्भीक विचार करते हुए मनुष्य के साथ रहते हुए कितना सुंदर वातावरण दर्शाया गया है, यह कोई भी देखकर स्पष्ट रूप से बता सकता है। लेकिन आज के भारतीय तथाकथित जाति और वर्ण आधारित सामाजिक वातावरण में जानवरों को तो छोड़ दें, मनुष्य ही अपने आसपास रहने वाले मनुष्यों को तुच्छ मानते हुए धुतकारने में लगा हुआ है। अब आगे इस चित्र को जरा ध्यान से देखें। पहनावे से मिली हुई तस्वीर है ये। इस तस्वीर को देख करके ये स्पष्ट होता है कि ये प्राचीन और आज की बौद्धिक संस्कृति के पहनावे से मिलती जुलती तस्वीर है। इस तस्वीर के ललाट पर आकर्षक बिंदी युक्त पट्टीनुमा मुकुट देखने को मिलता है। इसी प्रकार की ललाट पर बिंदी भगवान बुद्ध के ललाट पर भी देखने को मिलती है। इससे स्पष्ट होता है कि उस समय के सम्राट और उस समय का कोई भी प्रमुख मार्गदाता कि ये उस समय के प्रमुख सम्राट या उस समय का कोई प्रमुख मार्गदाता होंगे। इस नगरीय सभ्यता में निर्मित मकानों के साक्ष्यों में एक विशिष्ट आकार का मकान भी मिला है। इससे साफ पता चलता है कि हर नगर में एक प्रधान व्यक्ति होता होगा जो सभी का मार्गदर्शन करता होगा, लेकिन उस मार्गदर्शन करने वाले व्यक्ति का कपड़ा पहनने का सलीका
आज किस प्रकार के लोगों की वेशभूषा से मेल खाता है, यह कोई भी देखकर एक नज़र में बता देगा। लेकिन आज के तथाकथित लेखक इस वेशभूषा पर चुप हो जाते हैं। इस काल के बाद में हुए मार्गदाता गौतम बुद्ध की जितनी भी मूर्तियाँ मिली हैं, उनमें पहने हुए वस्त्र इस चित्र में पहने हुए व्यक्ति के वस्त्र से पूर्णतया मेल खाते हैं। इस चित्र में एक स्त्री की मूर्ति मिली है, जिसके पेट में अंकुरित पत्तों के साथ एक पौधे को दिखाया गया है। यह प्रकृति के प्रजनन प्रक्रिया को दर्शाता है, लेकिन आज के लेखक इसे आज की देवी से जोड़ते हुए मातृ देवी कहते हुए नहीं थकते। इन सभी सीलों में एक समान आकार का चित्र देखने को ज़रूर मिलता है। इस वीडियो में इतना ही, बाकी के भागों को अगले वीडियो में कवर किया जाएगा। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगला वीडियो मैं जल्द ही लेके आऊँगी। उम्मीद करती हूँ ये भाग आपको पसंद आया होगा और अगला भाग भी इंटरेस्टिंग ही होगा। आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को बंद करती हूँ। धन्यवाद।